ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के बारे में तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। हम ये जान लेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते किसे हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे कुछ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते किसे हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसे रिएक्टेंट को कहते हैं जो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। हम इसकी पहले रियल लाइफ एग्जांपल्स पर गौर करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि एक बाईसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है। हमें पता है कि 2 व्हील्स और एक फ्रेम मिलकर एक बाईसाइकिल बनाते हैं। अगर हमारे पास टोटल 10 व्हील्स हों और 6 फ्रेम्स हों तो आप बताएं कि कितनी बाईसाइकिल्स बनाई जा सकती हैं। आप ये जानते हैं कि 10 व्हील्स के लिए हमें टोटल जो फ्रेम रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे 5 फ्रेम्स रिक्वायर्ड। तो हमें 10 व्हील्स के लिए 5 फ्रेम्स रिक्वायर्ड होंगे और हमारे पास कितने हैं 6 फ्रेम्स हैं। इसका मतलब है ये 10 व्हील 5 फ्रेम्स के साथ मिलकर बना लेंगे 5 बाईसाइकिल। जब 5 बाईसाइकिल्स बन जाएगी तो हमारे पास व्हील्स ख़त्म हो जाएंगे लेकिन एक फ्रेम बच जाएगा। तो क्योंकि व्हील्स पहले ख़त्म हो गए हैं तो हम व्हील्स को कहेंगे कि ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और क्योंकि फ्रेम अभी बाकी बचा हुआ है, एक फ्रेम अभी तक मौजूद है और हमारे पास साइकिल्स की प्रोडक्शन रुक चुकी है, तो यह फ्रेम जो बच गया है इसे हम कहेंगे एक्सिस रिएक्टेंट। एक्सिस रिएक्टेंट। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को नोटिस किया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म हो जाता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि वो रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, इसी वजह से प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो भी डिपेंड करेगी लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। और जो रिएक्टेंट बच जाएगा रिएक्शन के स्टॉप होने के बाद, जो रिएक्टेंट बच जाएगा उसे हम कहेंगे एक्सिस रिएक्टेंट। तो इस एग्जांपल से हमें ये बात समझ में आती है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसे सब्सटेंस को या रिएक्टेंट को कहा जाता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाए। द सब्सटेंस विच इज़ कंज्यूम्ड फर्स्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाए उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट सबसे पहले रिएक्शन के दौरान ख़त्म हो जाएगा, इस वजह से जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम होगा प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो भी वहीं पर रुक जाएगी। कहने का मतलब ये कि लिमिटिंग रिएक्टेंट डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है उसकी अमाउंट डिपेंड करती है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी प्रोडक्ट पैदा होगी या कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, हम इस चीज़ का फैसला करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखकर। क्योंकि जो अमाउंट है प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। यही वजह है कि जब भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई भी केमिकल प्रोसेस डिज़ाइन किया जाता है या हमें किसी चीज़ की प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होती है तो उसके अंदर आमतौर पे ऐसा होता है कि कोई एक मटेरियल जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है हम उसको लिमिटेड क्वांटिटी में रखते हैं और जो दूसरा मटेरियल जो कि लेस एक्सपेंसिव होता है उसको एक्सिस अमाउंट में डालते हैं, ताकि हमारे पास जो महंगा मटेरियल है या महंगा रिएक्टेंट है वो 100% रिएक्शन में यूज़ होकर हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट दे और वो ज़ाया ना हो। अब हम एक केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। हमें पता है कि जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलते हैं वाटर के 2 मोल्स। जब हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें वाटर के 2 मोल मिलते हैं। ये बात ज़हन नशीन करें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो कंपाउंड्स के सामने कोएफिशिएंट लिखा हुआ होता है, ये कोएफिशिएंट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से रीड करेंगे कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो मतलब यहाँ पर 1 होगा। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे वाटर के 2 मोल्स। अब देखें 1 मोल ऑक्सीजन को 2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं। फ़र्ज़ करें हमें जो गिवन चीज़ है, हमें गिवन है, लेट सपोज गिवन हाइड्रोजन के हमें मिले हुए हैं 3 मोल्स और ऑक्सीजन के हमें मिले हुए हैं 2 मोल्स। हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, नंबर 1, और इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी कि ये क्वेश्चन है। ये हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है कि आप ये जानते हैं कि जब हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनता है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं तो आप ये बताएं कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है।
और सेकंड क्वेश्चन इज आप ये भी बताएं कि वाटर के कितने मोल्स बनेंगे। आपने करना ये है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में मोल्स का रेशो है उसको कंपेयर करना है। यहाँ पर आप नोटिस करें कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि जितने मोल हाइड्रोजन के होंगे ऑक्सीजन के मोल उसका हाफ होंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 3 मोल हाइड्रोजन के हैं तो हमें ऑक्सीजन कितने मोल चाहिए होगा, ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा 1.5 मोल्स, क्योंकि 3 का हाफ क्या हो जाएगा 1.5 मोल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स के साथ। हाइड्रोजन के 3 मोल ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स के साथ रिएक्शन करेंगे। और आप ये भी देखें कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल होते हैं तो वाटर के भी 2 ही मोल बनते हैं, यानी कि जितने मोल हाइड्रोजन के होते हैं वाटर के भी उतने ही मोल्स बनते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर 3 मोल्स हाइड्रोजन हैं तो उसके लिए हमें 1.5 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी और वाटर भी कितने बनेगा 3 मोल्स ही बनेगा। अब देखें जब ये रिएक्शन यहाँ तक पहुँचेगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन के सारे मोल्स खत्म हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मोल्स दिए हुए थे, लेकिन ऑक्सीजन के हमारे पास 2 मोल्स दिए हुए थे, उसमें से 1.5 मोल जो है रिएक्शन में यूज़ हुआ है, लेकिन 0.5 मोल अब भी बच गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो ज़्यादा मिकदार में थी और हाइड्रोजन जो है वो कम मिकदार में मौजूद है। तो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन पहले कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम्ड फर्स्ट, बिकॉज हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड फर्स्ट। तो इसी वजह से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ऑक्सीजन के 1.5 मोल यूज़ हो जाएंगे, जबकि बाकी अगर आप इसमें से 1.5 को माइनस कर दें तो बाकी 0.5 मोल्स जो हैं ऑक्सीजन के वो बच जाएंगे। तो ये 0.5 मोल्स क्योंकि ऑक्सीजन के बच गए हैं तो बची हुई चीज़ को हम कहते हैं एक्सिस। सो एक्सिस रिएक्टेंट जो है हमारे पास वो क्या हो गया, वो हो गया ऑक्सीजन। तो अगर क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है तो आप बता दें कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, और एक्सिस रिएक्टेंट क्या है, एक्सिस रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट कितने मोल बनेगी, प्रोडक्ट के बनेंगे 3 मोल। अब इस चीज़ को नोटिस करें कि जब यहाँ पर 3 मोल्स वाटर के बन जाएंगे तो बावजूद इसके कि ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि एक रिएक्टेंट मौजूद है, रिएक्शन आगे नहीं चलेगा। रिएक्शन क्यों आगे नहीं चलेगा, क्योंकि 0.5 मोल ऑक्सीजन तो मौजूद है, लेकिन जो इसके लिए हाइड्रोजन दरकार है वो ख़त्म हो चुकी है। तो हमें ये बात मालूम हुई कि जो प्रोडक्ट बन रही है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्वांटिटी के ऊपर। जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट, इस केस में हाइड्रोजन, जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हुआ हमारे पास रिएक्शन भी रुक गया, बावजूद इसके कि एक जो रिएक्टेंट है वो अभी एक्सिस अमाउंट में मौजूद था। ठीक है जी। तो आपने सिंपली क्या करना है, जब इस किस्म के न्यूमेरिकल्स होंगे आपने जो गिवन इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी आपने उसके मोल्स के रेशो को कंपेयर करना है और उसके हिसाब से आपने देखना है कि उसके लिए कि कौन सी चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जैसे ही आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम होगा तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल के रेशो को प्रोडक्ट के मोल के रेशो के साथ कंपेयर करके और ये बता देंगे कि प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट बनेगी। अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के स्टेप्स पर गौर करते हैं। पहला स्टेप जो आपने याद रखना है वो ये है कि हमेशा फर्स्ट स्टेप के तौर पर आपको जो केमिकल इक्वेशन दी जाएगी उसको आपने बैलेंस करना है, क्योंकि जब तक आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे आप करेक्ट मोल रेशो को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप आपने हमेशा क्या करना है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। सेकेंड स्टेप आपने ये करना है कि जो क्वेश्चन के अंदर मास दिया जाएगा या वॉल्यूम दिया जाएगा कि किसी भी रिएक्टेंट का, आपने उसको कन्वर्ट करना है मोल्स के अंदर, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के आपने वो मालूम करने गिवन अमाउंट से। अब आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो यहाँ पर आप नोट कर लें कि नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला है n = गिवन मास, इनके जो मास सवाल में दिया जाएगा वो उसको डिवाइड कर दें आप मोलर मास के साथ। मोलर मास आमतौर पर जो हमारे पास एलिमेंट जो एटम्स का मोलिकुलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है वही कहलाता है मोलर मास। तो आप गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दें। मोलर मास जो है किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में लिख दें दैट इज़ इक्वल टू मोलर मास। जैसे कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम हो जाएगा, हाइड्रोजन का मोलर मास अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 2 ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो अगर हम O2 की बात कर रहे हैं तो वो 32 ग्राम हो जाएगा। तो इसी तरह आप गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे।
अब यहाँ पर एक है वही है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आप को रिएक्टेंट के मोल्स का मालूम हो गया है तो आप उसको देख के ही बता सकते हैं कि इनमें कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और जब आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में मालूम हो जाएगा तो आप डायरेक्टली उसके बाद स्टेप 4 को स्किप कर सकते हैं और स्टेप 3 पर आकर अपना आंसर निकाल लें। अगर तो जो केमिकल इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर मोल्स का रेशियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, फिर आपको स्टेप नंबर 3 पर आना है कि जो दोनों रिएक्टेंट हैं उनके लिहाज से प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम करनी है। पहले एक रिएक्टेंट के लिहाज से प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम करनी है, फिर दूसरे रिएक्टेंट के लिहाज से प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम करनी है। और थर्ड स्टेप इज कि जो रिएक्टेंट सबसे कम प्रोडक्ट बनाएगा, जो रिएक्टेंट सबसे कम प्रोडक्ट बनाएगा उसी को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम सबसे पहले दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और उसके अंदर इन तमाम स्टेप्स को यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन इज हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन मेथड। आप ये बात नोटिस करें कि स्टीम जो है वो हम बेसिकली कहते हैं वाटर को गैसियस स्टेट में, तो H2O अगर गैस की फॉर्म में हो तो उसे हम कहते हैं स्टीम। सो हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन मेथड and the chemical equation is methane react with water to form carbon monoxide and 3 mole of hydrogen. If a mixture of 28.5 ग्राम of methane, अब यहाँ पर मीथेन कितना गिवन है हमें 28.5 ग्राम, स्टीम का मतलब वाटर, तो हमें वाटर कितना गिवन है 14.4 ग्राम, इनके 14.4 ग्राम हमें वाटर गिवन है। अगर उसको हीट किया जाता है तो हमें ये बोल रहा है कि आप बताएं डिटरमाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना, कौन सी चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसकी अमाउंट कितनी होगी। तो पहला स्टेप क्या है कि जो आपको अमाउंट गिवन है मीथेन की 28.5 ग्राम और जो है वाटर की 14.4 ग्राम, आप इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे भी पहले आपने ये देखना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल 6 एटम्स हैं और यहाँ पर भी 6 एटम्स हैं। कार्बन का एक एटम, इस साइड भी कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक एटम है और इस साइड भी ऑक्सीजन का एक एटम है। इसका मतलब हमारे पास केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। अब चलते हैं आगे अगले स्टेप पर। सेकंड स्टेप क्या था कि जो आपके पास गिवन मास होगा आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मीथेन के 28.5 ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले डेटा लिखते हैं। गिवन मास ऑफ मीथेन कितना गिवन है हमें 28.5 ग्राम। अब 28.5 ग्राम में कितने मोल होंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे 28.5 ग्राम को डिवाइड कर देंगे मीथेन के मोलर मास के साथ। मीथेन का मोलर मास कितना है, मीथेन का मोलर मास हमारे पास कार्बन का 12 और हाइड्रोजन के 4 एटम्स है तो 4 ग्राम, इसका 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.781। तो हमारे पास मीथेन के मोल कितने आ गए 1.781 और मोल की सिंबल MOL। अब देखें वाटर का गिवन मास कितना है 14.4 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वाटर का गिवन मास है 14.4 ग्राम। 14.4 ग्राम में वाटर के कितने मोल्स बनेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 14.4 को डिवाइड करते हैं वाटर के मोलर मास के साथ। वाटर का मोलर मास कितना है, हाइड्रोजन के 2 ग्राम और ऑक्सीजन के 16 ग्राम, तो ये टोटल 18 ग्राम। तो आप इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका होगा वाटर के नंबर ऑफ मोल्स का 0.8। तो इस तरह से हमारे पास जो वाटर है उसके 0.8 मोल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप एक लम्हे के लिए ठहरें। आपने देखना है कि अगर केमिकल इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है तो आप जैसे ही आपको रिएक्टेंट्स के मोल्स मालूम होंगे आप फ़ौरन बता देंगे कि इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। देखें अगर 1 मोल मीथेन था तो उसके लिए वाटर का 1 मोल रिक्वायर्ड था। इनके 1 मोल ऑफ मीथेन नीड 1 मोल ऑफ वाटर। तो अगर हमारे पास मीथेन के 1.78 मोल्स हैं तो वाटर के भी कितने मोल्स होने चाहिए 1.78 मोल्स। लेकिन हकीकत में वाटर के कितने मोल्स हैं यहाँ पर 0.8। इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन हमारे पास ज़्यादा मिकदार में है लेकिन उसके लिए जो वाटर रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए वो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो गया, वाटर हो गया। तो डेटा को देखते ही आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में फैसला कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का पहले फैसला करेंगे, उसके बाद हम जो है हाइड्रोजन का मास प्रोड्यूस्ड होगा उसकी तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास वाटर H2O।
इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो वाटर है। वाटर कैसे आया, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो एक मरतबा दोबारा सुन लें कि आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट का फैसला करने के लिए केमिकल इक्वेशन को देखना है। केमिकल इक्वेशन हमको क्या बोल रही है कि जब भी आपके पास मीथेन का 1 मोल होगा तो वाटर का भी आपको 1 मोल चाहिए। तो हमारे पास मीथेन के कितने मोल गिवन थे यहाँ पर 1.78 मोल, तो हमें वाटर के भी कितने मोल चाहिए थे 1.78 मोल, लेकिन वाटर के मोल जो यहाँ पर गिवन है वो कितने हैं 0.8 मोल। तो 1.78 मोल के लिए 1.78 मोल वाटर के चाहिए, लेकिन वाटर के मोल यहाँ पर कम हैं, इस वजह से वाटर क्योंकि कम क्वांटिटी में है तो रिएक्शन में ये पहले खत्म हो जाएगा, और जैसे ही वाटर खत्म होगा क्योंकि एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा 100%, इसी वजह से जब रिएक्टेंट मौजूद ही नहीं होगा यहाँ पर तो रिएक्शन की प्रोडक्शन भी रुक जाएगी और रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है वो भी रुक जाएगी। तो इसी वजह से हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया इसके अंदर वाटर। अब जो लास्ट स्टेप है कि आपने जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी, हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो डिपेंड करती है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। तो आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट का यूज़ करना है, कभी भी एक्सिस रिएक्टेंट का यूज़ नहीं करना। तो आप देखें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बी मास ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड। आप देखें 1 मोल H2 जो है वो प्रोड्यूस करता था 3 मोल हाइड्रोजन के, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल H2O यानी कि वाटर का 1 मोल, इक्वेशन को देखें, वाटर का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हमारे पास वाटर के यानी कि जितना वाटर के मोल्स होंगे हाइड्रोजन उसका ट्रिपल होगा। तो अगर हमारे पास 0.8 मोल हैं वाटर के तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन कितना होगा, आप 0.8 का ट्रिपल कर लें यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 मोल ऑफ H2, ठीक है जी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो H2 की अमाउंट आएगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 2.4 मोल। तो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी 2.4 मोल्स। तो इससे हमें मालूम हो गया कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो जब हमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएं तो उसका मास भी हम लोग मालूम कर लेंगे। तो मास फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, किसी भी चीज़ का अगर आपने मास मालूम करना है तो आप उसके नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास के साथ। ये हमारे पास मास फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके 2.4 और वाटर का मोलर मास कितना है 18। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 43.2 ग्राम। सो दिस इज़ द आंसर। और हम आंसर में क्या लिखेंगे कि मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, के जो हाइड्रोजन का मास प्रोड्यूस होगा वो कितना है, दैट विल बी इक्वल टू 43.2 ग्राम। सो दिस इज़ द आंसर। ओके जी। अब आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब हमने प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम की, यानी कि जब क्वेश्चन का पार्ट बी सॉल्व किया तो उस केस के अंदर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल रेशो को यूज़ किया है। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि जब भी प्रोडक्ट की अमाउंट आपने मालूम करनी होगी तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल रेशो को यूज़ करते हुए आप प्रोडक्ट के अमाउंट मालूम करेंगे। ये तो हो गया न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम दूसरे मेथड की तरफ मूव करते हैं और उसके थ्रू हम दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, उसके नतीजे में बनता है अमोनिया गैस, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में अमोनियम के या अमोनिया गैस के 2 मोल बनते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल बनता है और वाटर के 2 मोल्स बनते हैं। नाउ क्वेश्चन इज इफ़ अ मिक्सर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी कि अगर दोनों रिएक्टेंट के 100 ग्राम है, अमोनियम क्लोराइड भी 100 ग्राम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 100 ग्राम है, अगर हम इस मिक्सर को हीट करते हैं, यानी कि एक साथ इसको हम हीटअप करते हैं, तो आप ये बताएं कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और अमोनिया गैस जो बनेगी उसकी अमाउंट या उसका मास कितना होगा। तो दिस इज़ द क्वेश्चन कि आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करना है और अमोनिया गैस के मास को मालूम करना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। गिवन मास, सेकंड स्टेप हम डेटा पहले नोट करते हैं। डेटा क्या है, गिवन मास अमोनियम क्लोराइड का कितना है 100 ग्राम, गिवन मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है 100 ग्राम।
अब सेकंड स्टेप क्या था कि जो गिवन अमाउंट्स हैं आप उनको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड कितने मोल्स बनेंगे इस चीज़ को देख लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास नाइट्रोजन का 3 है, हाइड्रोजन के 4 और क्लोरीन का 35.5। इन सब को जमा करते हैं तो हमारे पास जो इसका एटॉमिक अपना मॉलिक्यूलर मास आता है वो है 53.5। तो अब आप क्या करें, 100 ग्राम को अगर डिवाइड कर दें 53.5 के साथ तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.87 मोल्स। ओके जी। उसके बाद हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम को भी मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो 32 हो जाएगा, हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं तो 2 हो जाएगा। इन सब को अगर हम आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 74। तो अगर हम 100 को डिवाइड कर दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास के साथ यानी कि 74 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1.35। ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन 50% यहाँ पर सोल्व हो गया है, क्योंकि आपने क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन है उसके मोल रेशो को कंपेयर करके और जो गिवन है उन दोनों के मोल रेशो को कंपेयर करके आपने अंदाज़ा लगाना है या आपने ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। अब देखें जी, हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन से हमको ये मालूम हुआ कि 2 मोल अमोनियम क्लोराइड जो है उसको रिक्वायर्ड होता है 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि जितना अमोनियम क्लोराइड होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल उसका हाफ होंगे। तो अगर हमारे पास 1.87 मोल हैं अमोनियम क्लोराइड के तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 1.87 मोल हैं अमोनियम क्लोराइड के तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1.87 का हाफ होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने 1.87 का हाफ कर दिया, सॉरी ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर नहीं, ठीक है जी। अब देखें 1.87 का हाफ कितना हो जाएगा, 1.87 का हाफ हमारे पास है 0.935। इससे हमें क्या मालूम हुआ कि जो 1.87 मोल अमोनियम क्लोराइड के लिए 0.935 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दरकार है, और हमारे पास कितना है 1.35। इसका मतलब हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो दरकार अमाउंट से या रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो एक्सिस रिएक्टेंट है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो पहले ख़त्म हो जाएगा, इस वजह से अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि 1.87 मोल अमोनियम क्लोराइड के लिए हमें 0.935 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो हमने ये नोटिस किया कि 1.87 मोल अमोनियम क्लोराइड तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कितना मौजूद है 1.35, यानी कि वो रिक्वायर्ड अमाउंट से भी ज़्यादा मौजूद है हमारे पास। इसी वजह से केमिकल रिएक्शन ख़त्म होने के बाद 0.935 तो कंज्यूम हो जाएगा और बाकी जो 1.35 है वो बच जाएगा हमारे पास, किस चीज़ का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इससे हमें क्या मालूम हुआ, इससे हमें ये मालूम हुआ कि इसके अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो है कैल्शियम, वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड 0.935 मोल्स के साथ रिएक्शन करके 100% कंज्यूम हो जाएगा और बाकी जो है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बच जाएगा। सो क्वेश्चन का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमको क्या कह रहा है कि अमोनिया जो प्रोड्यूस होगा उसकी अमाउंट कितनी है। तो आपने क्या करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए अमोनिया की अमाउंट मालूम करनी है। सो हमें पता है कि 2 मोल अमोनियम क्लोराइड के वो प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल अमोनिया के, यानी कि जितने मोल अमोनियम क्लोराइड के होंगे उतने ही मोल अमोनिया के प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास 1.87 मोल हैं अमोनियम NH4Cl के, ठीक है, 1.87 मोल्स हैं, तो अमोनिया के भी कितने बनेंगे 1.87 मोल्स, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें अमाउंट मिल गई है कि अमोनिया गैस जो है इनके प्रोडक्ट है उसकी कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मास के, इनके ग्राम्स के अंदर। सो 1.87 मोल अमोनिया,
ये किसके इक्वल होगी, हम इसका मास जो है ग्राम में निकालते हैं। तो मास ग्राम में फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करना होता है मोलर मास के साथ। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके 1.87 और अमोनिया का मोलर मास कितना है, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन है तो 3 इसका हो गया, तो 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17। तो 17 को जब 1.87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 31.79। सो हमारे पास जो अमोनिया प्रोड्यूस होगी वो है 31.79 ग्राम। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका पार्ट 2 है वो भी सोल्व हो चुका है।